जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञानपीठ जीके पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आइए शुरू करते हैं जीके का सेट नंबर 8। इससे पहले मैंने 7 मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं, आप उनको जाके देख लीजिए। दोस्तों ये जो मॉक टेस्ट श्रृंखला है, ये आपके आरपीएफ के एग्जाम के लिए, ये आपके एनटीपीसी के एग्जाम के लिए, ये आपके जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट के एग्जाम के लिए, सबके लिए ध्यान में रखते हुए शुरू की गई है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। पहले प्रश्न से क्या कहा गया है? पहले प्रश्न में पहला प्रश्न है दोस्तों, पाइरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है? दोस्तों जो पाइरेक्स कांच होता है उसको मतलब अधिक मजबूत देने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ऑप्शन सी, बोरेक्स मिलाया जाता है। ठीक है दोस्तों, बोरेक्स। तो ये आप याद रखना, पाइरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए उसमें बोरेक्स मिलाया जाता है। क्लियर दोस्तों? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? हमें बताना है कि इसमें से कौन सा मिलान सही है। तो देखते हैं। चमड़ा अनुसंधान केंद्र लखनऊ, ये गलत है, ये कानपुर में है, कानपुर। ठीक है। चावल अनुसंधान केंद्र कटक, ये बिल्कुल सही है। रेशम अनुसंधान संस्थान बेंगलोर, ये भी गलत है। शर्करा अनुसंधान केंद्र चेन्नई, ये भी गलत है। तो ये भी शर्करा वाला अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? तो ये भी कानपुर में है। ठीक है, याद रखिएगा। तो आपसे पूछा गया था सही मिलान कौन सा है, तो चावल अनुसंधान केंद्र कटक उड़ीसा में है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, तो क्या बताते? तो अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र मनीला में है, मनीला, जो कि फिलीपींस की राजधानी है। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। किसको स्नेह से ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता था? दोस्तों भारत का वयोवृद्ध पुरुष किसको कहा गया? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, दादा भाई नेरोजी। दादा भाई नेरोजी जो है ना, इनके किताब भी है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। याद रखना, पूछा जाता है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, दादा भाई नेरोजी पहले भारतीय थे जो ब्रिटेन की संसद के सदस्य बनने थे। 1892 में इन्हें ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन का मेंबर चुना गया था। क्लियर, याद रखिएगा। और मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, दादा भाई नेहरूजी पारसी समुदाय से पारसी समुदाय। क्लियर। चलिए, यहाँ पे लिखा गया बाल गंगाधर तिलक। आप जानते हैं बाल गंगाधर तिलक, इनकी एक किताब भी है गीता रहस्य, गीता रहस्य है। और इनकी सबसे फेमस किताब एक और है द ओरियन। द ओरियन पुस्तक किसने लिखी है? तो बाल गंगाधर तिलक ने लिखी है। तो गीता रहस्य है, द ओरियन किसने लिखी? गीता रहस्य है और ओरियन, दोनों तिलक की किताबें हैं। क्लियर। चलिए, गांधी जी के बारे में बात करते हैं। तो गांधी जी को आप जानते हैं राष्ट्रपिता की उपाधि इनको दी गई है। महात्मा इनको कहा था किसने? तो महात्मा कहा था किसने? जवाब होगा आपका महात्मा कहा इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की बात करते हैं। अगले प्रश्न में क्या कहा गया है? अगला प्रश्न है आपका, कैंसर के उपचार के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? दोस्तों कैंसर के उपचार के लिए जिस गैस का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी गैस है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, रेडॉन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, कैंसर दिवस कब होता है? तो हर साल 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस होता है। और मैं बता दूं दोस्तों, कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहा जाता है, ऑन्कोलॉजी। ठीक है, ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन होता है। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। विषम मद चुनिए। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा गलत है। तो पहला देखते हैं आप। आईडीबीआई औद्योगिक वित्त को रेगुलेट करता है, बिल्कुल सही है। सिडबी लघु उद्योगों की वित्तीय सहायता के लिए, ये भी सही है। एफसीआई वाणिज्य वित्तीय को सहायता देना, नहीं। एफसीआई होता है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया होता है, तो ये आपका विषम मद है। एक्सिम बैंक आयात निर्यात बैंक, तो ये इसका सही है। लेकिन एफसीआई के बारे में बात करते हैं तो ये फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया अर्थात भोजन के लिए बात करता है ना, वित्तीय सहायता के बारे में बात नहीं करता, तो ये गलत है। अच्छा दोस्तों, क्या आपको पता है कि सिडबी जो है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में है। ठीक है, लखनऊ। और एक्सिम बैंक कब बना था? 1982 में मुंबई में इसका मुख्यालय है। क्लियर, याद रखना। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, फ्लॉपी डिस्क क्या होती है? दोस्तों फ्लॉपी डिस्क की अगर हम बात करें तो ये एक चुंबकीय मैग्नेटिक द्रव्य से निर्मित होती है। ऑप्शन डी आपका सही जवाब है, मैग्नेटिक होती है। ठीक है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न,
एमडीआई का पूर्ण रूप क्या है? दोस्तों एमडीआई के बारे में बात करें तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट इंटरफेस, ये एमडीआई का पूर्ण रूप होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में लोगों की मृत्यु हो जाती है, क्यों? अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड के वातावरण में अगर आप सांस लेंगे तो आपकी डेथ हो जाएगी, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलने से क्या होगा कि आपकी जो कोशिकाएं हैं उनमें कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ने लगती है, जिसके कारण जो कोशिकाएं होती है उनमें ऐंठन होगी और ऐठन होने के कारण हमारी डेथ हो सकती है। तो आप याद रखिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में लोगों की मृत्यु हो जाती है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के लिए ऑक्सीजन आवश्यक है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश सुग्राही कारक के रूप में निम्नलिखित में से कौन कार्य करता है? दोस्तों अगर हम बात करें प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो प्रकाश सुग्राही के रूप में कार्य करता है वो करता है क्लोरोफिल, ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, क्लोरोफिल। मैं आपको एक चीज और बता दूं दोस्तों, क्लोरोफिल जो होता है ना, इसके सेंटर में कौन सी धातु होती है? मैग्नीशियम होती है। ये क्वेश्चन कई बार आता है आपके एग्जाम में कि क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है, तो मैग्नीशियम पाया जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। यदि ब्रंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया जाता है तो वह कैसे रंग का हो जाएगा? दोस्तों अगर आपने ब्लीचिंग पाउडर को हवा में खुला छोड़ दिया तो उसकी क्लोरीन क्रम से समाप्त हो जाती है, ऑप्शन डी आपकी सही जवाब है, ऑप्शन डी। ठीक है, उसकी क्लोरीन स्वतः समाप्त हो जाएगी। क्लियर? अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछे जाए कि जो ब्रंजक चूर्ण होता है इसका सूत्र क्या होता है, तो कमेंट में लिख के बताओ ब्रंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, केमिकल के, इसका केमिकल फार्मूला बताना है। नेक्स्ट प्रश्न आपका, विकसित भ्रूण के प्रसार को वैज्ञानिक रूप से क्या कहा जाता है? दोस्तों विकसित भ्रूण के वैज्ञानिक प्रसार को प्रसव कहा जाता है, ऑप्शन ऑप्शन सी ए, ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, प्रसव। क्लियर? याद रखना दोस्तों, आपसे पूछा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। थायरोक्सिन हार्मोन स्रावित होता है, दोस्तों थायरोक्सिन हार्मोन की बात करें तो ये हमारी थायराइड ग्रंथि को रेगुलेट करता है और कहाँ से निकलता है, तो अबटू ग्रंथि से निकलता है, अबटू ग्रंथि जिसको थायराइड ग्रंथि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। पीयूष ग्रंथि जो है ना, इसको मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ये जरूर याद रखना, ये मस्तिष्क में होती है। तो मास्टर ग्लैंड किसको कहा गया है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न है आपका, बिना एंजाइम वाला पाचक रस कौन सा है? दोस्तों बिना एंजाइम वाला पाचक रस की बात करें तो वह है पित्त। पित्त बिना एंजाइम वाला पाचक रस है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। यहाँ पे लिखा है दोस्तों लार, क्या आपको पता है कि लार जो है इसका पीएच मान कितना होता है? मानव की लार का पीएच मान आप बताएं मुझे कितना होता है। अच्छा, यहाँ लार के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि लार कौन से एंजाइम का पाचन में सहायक होती है, तो वह टाइलिन, टाइलिन एंजाइम के पाचन में सहायक होती है लार। तो ये आप याद रखना, आपसे पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बीज के अंकुरण के लिए एक अनिवार्य विशेषता किसकी मौजूदगी है? दोस्तों बीज का अंकुरण के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है जल, नमी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, याद रखना, जल की मात्रा अगर नहीं होगी तो बीज जो है वो सूख जाएगा। ठीक है, वो अंकुरित नहीं हो सकता, तो इसका सही होगा जल आवश्यक होता है। यहाँ लिखा गया ताप, ताप का मात्रा क्या होता है? ताप का मात्रा होता है आपका केल्विन, एसआई पद्धति में। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, पत्थरों और चट्टानों से लगे पौधे क्या होते हैं? तो ऐसे पौधे जो पत्थरों या चट्टानों पर उगते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? उनको कहा जाता है सैलोदविद, सैलोदविद। ठीक है, याद रखना, सैलोदविद, या इनको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, तो पत्थरों पर इनको बोलते हैं लिथोफाइट। लिथोफाइट क्या होते हैं, तो पत्थरों या चट्टानों पर उगने वाले पौधे होते हैं। ठीक है, लिथोफाइट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, 1857 के विद्रोह की विफलता का प्रमुख कारण क्या था? दोस्तों 1857 की विफलता का सबसे प्रमुख कारण जो रहा वो आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव था। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है, आयोजन तथा नेतृत्व का अभाव। क्यों? क्योंकि सभी लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे थे, किसी का उद्देश्य अंग्रेजों को भारत से भगाना नहीं था, बल्कि अपने अपने
हक की लड़ाई लड़ना था। इसीलिए नेतृत्व का अभाव रहा, आयोजन का अभाव रहा, और ये 1857 की जो सिपाही म्यूटनी थी ये फेल हो गई। क्लियर, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न, द स्टोरी द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी आत्मकथा है? दोस्तों, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये किसकी आत्मकथा है? सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी, महात्मा गांधी की आत्मकथा है। ठीक है, गांधी की आत्मकथा है। गांधी जी की एक किताब और है, और वो किताब है आपकी हिंद स्वराज। हिंद स्वराज, ये भी बहुत आती है आपके एग्जाम में। और एक और पूछेगा आपसे, यंग इंडिया। तो हिंद स्वराज और यंग इंडिया किसकी पुस्तकें हैं? महात्मा गांधी की पुस्तकें हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाए कि अ, गोपाल कृष्ण गोखले ये कौन है, तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु माने जाते हैं। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु माना गया। लाला लाजपत राय आप जानते हैं, पंजाब केसरी इनको कहा जाता है, और पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक में गिने जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव को अत्यंत लोकप्रिय बना दिया था? दोस्तों, महाराष्ट्र में जो गणपति उत्सव मनाया जाता है ना, वो बाल गंगाधर तिलक की देन है। बाल गंगाधर तिलक, जिसे भारतीय अशांति का जनक कहा था वैलेंटाइन फरोल के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा। और मैं बता दूं दोस्तों, तिलक जो है ये पहले क्रांतिकारी नेता थे जिन्हें पत्रकारिता के चलते जेल हुई थी। बाल गंगाधर तिलक के दो पत्र हैं, एक मराठा जो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होता है, और एक केसरी जो मराठी भाषा में प्रकाशित होता है। तो मराठा और केसरी किसके समाचार पत्र थे? जवाब होगा आपका बाल गंगाधर तिलक के थे। ठीक है, तो महाराष्ट्र में गणपति उत्सव ये तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, बुलंद दरवाजा का निर्माण करने वाला मुगल शासक कौन सा था? दोस्तों, बुलंद दरवाजा ये गुजरात विजय के बाद बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया? तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए, अकबर के द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाजा, अकबर ने बनवाया था। अकबर जो है दोस्तों, इसका जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था अमरकोट में। अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था, ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और मैं आपको बता दूं दोस्तों, अकबर तबला बजाने में बहुत प्रवीण था। और मुगल वंश का तीसरा राजा है, पहला बाबर, दूसरा हुमायूं, तीसरा अकबर। तो ये आप याद रखना, बुलंद दरवाजे का निर्माण सम्राट अकबर के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, प्रांतों में द्वैध शासन कब लागू किया गया था? दोस्तों, प्रांतों में जो द्वैध शासन लागू हुआ, ये 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा लागू हुआ था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको क्या बोलते हैं? चैम्फोर्ड मॉन्टेग्यू। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा किसी देश की विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है? दोस्तों, किसी देश की विदेश नीति का निर्धारक तत्व कोई नहीं है। राष्ट्रहित, ये तो सर्वोपरि होता है। ठीक है, सांस्कृतिक परिस्थितियां ये भी होती है, धार्मिक परिस्थितियां, लेकिन परस्पर निर्भरता किसी देश की विदेश नीति का निर्धारक तत्व नहीं है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका, लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन काम करेगा? दोस्तों, लोक लेखा समिति की बात करते हैं तो लोकसभा में विपक्ष का नेता ये लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि लोक लेखा समिति कब बनी थी? अगर आपसे पूछा जाए कि जो संसद की सार्वजनिक क्षेत्र की समितियां होती हैं, उसमें लोक लेखा समिति कब बनी थी, तो आपका क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। तो चलिए याद रखिएगा कि लोक लेखा समिति जो है ना, ये आपका 1900 लोक लेखा समिति 1950 में बनी थी। ठीक है, याद रखिएगा। सॉरी, 1950 नहीं, 1921 में। 1921 में, इसको आप 1921 कर लीजिए। 1921 में लोक लेखा समिति बनी थी, ये जरूर याद रखना। इस समिति में 22 मेंबर होते हैं, जिसमें कि 15 मेंबर आपके मतलब लोकसभा से, और 7 राज्यसभा से होते हैं। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा लोक लेखा समिति बनाई गई थी। तो इसमें जो अध्यक्ष होता है वो हमेशा विपक्ष का नेता होता है। ऑप्शन ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सर्वसम्मति से भारत का राष्ट्रपति कौन चुना गया था? दोस्तों, सर्वसम्मति से भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे आपके नीलम संजीव रेड्डी। निर्विरोध राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी चुने गए थे। याद रखिएगा दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे लिखा गया आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भारत के एक ऐसे राष्ट्रपति जो जो अराजनीतिक राष्ट्रपति माने जाते हैं। तो वो आप याद रखना, मिसाइल मैन
परम श्रद्धेय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का निर्विरोध राष्ट्रपति कौन चुना गया था, सही जवाब होगा नीलम संजीव रेड्डी। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है, संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान कब पारित किया गया। दोस्तों संविधान सभा द्वारा भारत का जो संविधान पारित किया गया था वो 26 नवंबर 1949 को पारित किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, 26 नवंबर 1949। क्लियर। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। अच्छा अगर आपसे पूछे संविधान दिवस कब होता है, तो 26 नवंबर को ही संविधान दिवस मनाया जाता है। भारत का संविधान अपने हाथ से किसने लिखा था, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने लिखा था। और मैं बता दूं भारतीय संविधान का शुभंकर क्या था, हाथी था। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है। दोस्तों चुनाव याचिका पर जो निर्णय लेता है वो भारत का चुनाव आयोग लेता है। तो 25 का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, चुनाव आयोग। भारत का चुनाव आयोग कब बना था, 25 जनवरी 1950 में बना था। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है जिसका उल्लेख संविधान के आर्टिकल 324 में किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा आर्टिकल 324 निर्वाचन आयोग के बारे में बात करता है। अच्छा सॉरी सॉरी, इसमें पूछा है चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार किसमें निहित है, यही तो है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी, उच्च न्यायालय को। ठीक है, चुनाव याचिका पर निर्णय लेने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को होता है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन संख्या 26, 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है। दोस्तों 12वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो ये 2012 से 2017 तक है। ठीक है, 2012 से 2017 तक। ठीक है, याद रखना पंचवर्षीय योजनाओं का जो कॉन्सेप्ट आया था वो हमारे यहाँ पर सोवियत संघ रूस से आया था। ठीक है, और मैं बता दूं पंचवर्षीय योजना का जनक कौन है, जेम्स स्टालिन। पंचवर्षीय योजनाओं का जनक जेम्स स्टालिन को माना जाता है, तो ये भी आप याद रखिएगा, जेम्स स्टालिन। नेक्स्ट प्रश्न, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 से 2017 है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पुरुष तथा महिला साक्षरता में अधिकतम अंतर वाला राज्य कौन सा है। दोस्तों पुरुष और महिला साक्षरता की बात करें तो इन चारों में सबसे ज्यादा जो आपको डिफरेंस दिखाई देगा वो किस राज्य में दिखाई देगा, तो राजस्थान में। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, राजस्थान। दोस्तों क्या आपको पता है कि राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज। तो आप याद रखना एरिया के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और मैं बता दूं दोस्तों राजस्थान का एक डांस बहुत फेमस है, वो डांस है आपका कालबेलिया। कालबेलिया डांस, घूमर डांस। ठीक है, इसके अतिरिक्त आपको याद रखना गैर, गैर भी किया जाता है। और सुई सीनी होता है यहाँ पे, सुई सीनी। तो ये भी आप डांस याद रखिएगा, राजस्थान के डांस है। और राजस्थान पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में अधिकतम अंतर वाला राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है आपका। अच्छा यहाँ पे लिखा गया आपका मध्य प्रदेश। अगर आपसे पूछे मध्य प्रदेश के 3 डांस, तो मांझ है, मांझ, मटकी है और जवारा है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, क्वेश्चन संख्या 28, बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। तो ये किसका कथन है, मतलब कहने का है दोस्तों स्वर्ग में रहने की अपेक्षाएं आप मतलब स्वर्ग में रहने की अपेक्षाएं नरक में दूसरों की सेवा करना। बेटर टू रेन इन हेल देन सर्व इन हेवन। तो दोस्तों किसका कथन है ये एक लाइन है, और ये लाइन है आपकी जॉन मिल्टन की। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, जॉन मिल्टन। याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न, सीटीबीटी। दोस्तों सीटीबीटी का मतलब है कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी, अर्थात ये एक ऐसी संधि है जो परमाणु हथियारों के व्यापक प्रसार पर रोक लगाती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सीटीबीटी। सही जवाब है आपका ऑप्शन, ऑप्शन सी। ये शस्त्रागारों के विकास के लिए नाभिकीय परीक्षणों पर निषेध लगाती है। और सीटीबीटी का मुख्यालय वियना शहर में है। सीटीबीटी का मुख्यालय वियना में है, याद रखना। पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों पुलित्जर अवार्ड की बात करें तो ये पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, पत्रकारिता के लिए पुलित्जर अवार्ड दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जो ओलंपिक खेल है, यहाँ पे लिखा गया ओलंपिक, और ओलंपिक की बात करें तो ओलंपिक दिवस कब होता है। चलिए कमेंट में लिख के बताओ, अभी मनाया गया था कुछ टाइम पहले ओलंपिक दिवस। तो और इसके लिए एक संस्था भी है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, एक बार देखिएगा कहाँ पर है।
स्विट्जरलैंड में लुजाने शहर में है, या ग्लैंड शहर में है, या बर्न शहर में है, या ज्यूरिख में है? कहाँ पर है? कमेंट में लिख के बताओ। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों ये थे आज के 30 प्रश्न। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलूंगा नए मॉक टेस्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञानपीठ जी के पॉइंट।